सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट नंबर 1 हमारा जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का है उसको स्टार्ट करेंगे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो जो सबसे पहली चीज़ है इस यूनिट नंबर 1 में वो है हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम लोग उसको हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम जो है पावर सिस्टम का, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारा क्या, पहले डायग्राम हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है। जनरेटिंग स्टेशन वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और लगभग 11 किलो वोल्ट का एक जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर आमतौर पे होता है। ठीक है, जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, एनटीपीसी कोरबा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है कोरबा का, सीएसईबी का भी जो जनरेटिंग स्टेशन है वो भी। तो ये जनरेटिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ से हमारा जो है वो बिजली उत्पन्न होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के थ्रू होता है, सोलर पावर प्लांट के थ्रू होता है। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट जहाँ पर जनरेट होता है हमारा ये वोल्टेज। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने को विद्युत प्रदाय सिस्टम, देखो अगर सिंपल अगर हम लोग बात करें कि ये सिंगल लाइन डायग्राम है ऑफ पावर सिस्टम। एक पावर सिस्टम का जो सिंगल लाइन डायग्राम की बात अगर होती है तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सिंगल लाइन डायग्राम या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का वह डायग्राम होता है जिसमें कि हम लोग जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन से लेके कंज्यूमर्स तक जो पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम लोग उसको बताते हैं। अब देखिए जो मेन जो कंपोनेंट है इसके वो है, पहला कंपोनेंट आपका क्या है, पहला हमारा है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन है हमारा मेन कंपोनेंट। दूसरा है हमारा क्या, ट्रांसमिशन लाइंस। और थर्ड है हमारा क्या, कंज्यूमर्स। तो पावर स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी पावर स्टेशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग बोलते हैं संचरण लाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग उपभोक्ता। ठीक है, सो ये हमारा उपभोक्ता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इस जनरेटिंग स्टेशन जो 11 किलो वोल्ट का है, इसको हम लोग को जब हम लोग ट्रांसमिशन चालू करते हैं तो हम लोग को किसकी आवश्यकता होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। किसकी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे जो है हमारा वो ट्रांसमिट करता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा पहला सेटअप है। देखिए यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफर हो गया, मतलब वोल्टेज जो है अब हमारा क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। स्टेप अप का मतलब हमारा 11 किलो वोल्ट का कितना बदल गया, 132 किलो वोल्ट में इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से बदल गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेज।
ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन का स्टेज है। यहाँ से ये जो लाइन है ये किसके ये द लाइन टू अदर सिस्टम्स, अदर अलग अलग सिस्टम्स पे यहाँ से एक लाइन हमारी इधर से अलग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो है हमारा ये जो ट्रांसमिशन है ये अब हमारा 132 किलो वोल्ट से अब हमारा बदल जाता है किसमें, 33 किलो वोल्ट में। ये हो जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ लग जाता है हमारे पहले कहाँ पर, हमारे सब स्टेशन में। ठीक है, ठीक, सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 132 से 33 केवी हो गया स्टेप डाउन। फिर यहाँ पर हमारा एक रिसीविंग स्टेशन होता है। क्या होता है हमारा, एक रिसीविंग स्टेशन होता है। रिसीविंग स्टेशन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RS भी लिखते हैं। देखिए अब ये रिसीविंग स्टेशन में मतलब हमारा जो हमारे आसपास का जो मेजर सब स्टेशन होगा वहाँ पर ये रिसीव होगा। कितने केवी में होगा, 33 केवी में होगा। ये जो 33 केवी के बाद हम लोग का स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन का प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, यहाँ सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते समय हम लोग को जो लार्ज कंज्यूमर्स है, मतलब हम लोग को जैसे पावर स्टेशन, पावर प्लांट्स हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, ये लार्ज कंज्यूमर्स को 33 केवी की लाइन यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, फिर ये 33 केवी हमारा किस में डाउन होके चले जाता है, 11 केवी में। और एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता हो जाती है हमारे नियरेस्ट सब स्टेशन में। ठीक है, ये 11 केवी होते हुए कहाँ चले जाता है, हमारा सब स्टेशन में आ जाता है। कहाँ जाता है ये हमारा सब स्टेशन में आ जाता है, जिसको हम लोग SS से डिफाइन कर देते हैं। फिर यहाँ से अब हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से इसके बाद ये आ जाता है हमारा और स्टेप डाउन होता है। यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। ठीक है, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 11 केवी से कितने में बदल जाता है, 400 वोल्ट में परिवर्तित हो जाता है। और फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करें, DSS। इसके बाद हम लोग जाते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो हमारा फाइनल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स जो है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम लोग इसको। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये हम सबके घरों में जाके हमको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो दिस इज द, इनको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर्स पे जाके ये हमको मिलता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इत्मीनान से देखें तो देखिए हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट हुआ था। जनरेटिंग स्टेशन में हमारा 11 किलो वोल्ट का जनरेशन हुआ। उसके बाद जो प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए उसको लिए हैं हम लोग ने, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाया और 11 केवी से हमने 132 किलो वोल्ट पे हमने इसको
बढ़ा दिया। अब ये जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन के समय अदर जैसे पावर ग्रिड हो गई या किसी और स्टेट को अगर चाहिए तो वो ट्रांसमिशन के लिए वहाँ से मूव होना चालू होता है। इसके बाद ये एक रिसीविंग सब स्टेशन होता है। रिसीविंग स्टेशन में ये जो 132 किलो वोल्ट है वो स्टेप डाउन होके हमारा 33 किलो वोल्ट पे हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए वो रेडी हो जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम लोग जो हमारे बड़े कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, हायर इंडस्ट्रीज है, कोल इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक मेकिंग इंडस्ट्रीज है, आपकी जितने भी पावर प्लांट्स हैं, सब जगह ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थ्रू ये मूव होता है। और फिर ये स्टेप डाउन होके जो हमारे सब स्टेशन जब पहुंचने के लिए रहता है तो ये 33 केवी से 11 केवी के हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से सब स्टेशन पे रिसीव होता है, जहां पर हम लोग सब स्टेशन पे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू करते हैं। यहाँ जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फिर उसके बाद हम चालू हो जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर जैसे अगर मेरे घर में अगर होती है तो हमारे घरों के आसपास देखिएगा ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। वहाँ ट्रांसफार्मर में 11 किलो वोल्ट से 400 वोल्ट में वो परिवर्तित होके हमको प्राप्त होता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कंज्यूमर तक वो हमारा जो है वो पहुंच जाता है। सो दिस इज दी पूरा का पूरा हमारा ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें हम लोग थोड़ा सा गौर करने वाली बात क्या है, जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर उत्पादित की जाती है, इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्टर की सहायता से लोड केंद्र तक ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे संचरण लाइन, ठीक है, जिसे संचरण लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सहायता से बड़े एवं छोटे उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमको इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसका वितरण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है ये बेसिकली दो प्रकार से है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो है, ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप से किया जाता है। पहला है आपका क्या बोलते हैं, एसी एंड डीसी सिस्टम, और दूसरा है हमारा क्या, ओवरहेड, जिसको हम लोग ऊपरी भी बोलते हैं, ऊपरी एंड अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड को अंडरग्राउंड हिंदी में या अंदर वाला सिस्टम बोलेंगे। तो देखिए इसमें जो आर्थिक योजनाएं हैं हमारी इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन और संचरण के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम लोग को 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम जो है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसका इस्तेमाल करना है कि 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर का वितरण करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और ऊपरी जो सिस्टम होता है अंडरग्राउंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारे देश, और ख़ासकर कब जब हम लोग ट्रांसमिशन के दौर की बात कर रहे हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रिकल पावर के संचालन और वितरण के मुख्यतः ऊपरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है ना। हमारे जो कंट्री है वहाँ पर बेसिकली हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, और अंडरग्राउंड सिस्टम वो डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल लेवल पे बहुत कम ही जगह में वो होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज दी एडवांटेजेस ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम, तो पहला जो इसका मेन एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम,
तो इसका जो पहला एडवांटेज है सिंगल लाइन डायग्राम का, वो है आपका बेसिकली क्या, सिंगल लाइन डायग्राम का मेन एडवांटेज है कि एकल लाइन चित्र द्वारा विद्युत प्रणाली की महत्वपूर्ण सूचनाएं संक्षिप्त में प्राप्त होती है। मतलब बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही ज़्यादा इजीली हम लोग एक पूरे के पूरे डायग्राम के माध्यम से इजीली, बहुत हम लोग इजीली और संक्षिप्त में इसको समझ सकते हैं एक इस सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को। ठीक है। दूसरा, एकल लाइन चित्र में प्रणाली संयोजित रिले के साथ लगे धारा एवं विभव विनियमित के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें किस प्रकार का रिले लगा हुआ है, किस प्रकार का हमारा वीटी लगा हुआ है, वोल्टेज और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, उसका भी हमको जानकारी मिलता है। एकल लाइन चित्र को बनाना सरल है, बहुत इजी है इसको बहुत ड्रॉ करना। इसमें कम स्थानों में सभी प्रणालियों, मशीनों और परिपथ वियोजकों एवं चित्रण उपकरणों में को दर्शाया जाता है। ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मशीन हो गया और वहीं जो परिपथ है वो सब चीज़ों का भी जानकारी मिल जाता है। इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी है, इसकी गणना बहुत सरल है। संतुलित प्रणाली, ठीक है, एकल लाइन चित्र वह भी दर्शाता है करता है जो कि ब्री कला लाइन चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता था। ठीक है, ये किया जा सकता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर दी एग्जामिनेशन इज कंसर्न कि क्या होता है ये सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना। और ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ दी सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम एंड ऑल्सो राइट ब्रीफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्किंग ग्राउंड क्या होता है। नया जो टॉपिक है हमारा आर्किंग ग्राउंड, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आर्किंग ग्राउंड होता क्या है। देखिए, आर्किंग ग्राउंड को समझने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले कि व्हाट इज एन आर्किंग ग्राउंड, आर्किंग ग्राउंड की फिनोमिना क्या है और आर्किंग ग्राउंड होता क्या है। तो आर्किंग ग्राउंड अगर हिंदी इंग्लिश में बात करें तो आर्किंग ग्राउंड इज एन इलेक्ट्रिकल आर्किंग ग्राउंड is an electrical phenomena arcing ground is an electrical phenomena in which the voltage of a faulty phase fluctuates due to capacitive charging current। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आर्किंग ग्राउंड क्या है। आर्किंग ग्राउंड एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जिसमें जो वोल्टेज है फॉल्टी फेज का वो फ्लक्चुएट करता है कि किसके कारण से, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट के कारण से। अब अगर हम लोग और इसको और थोड़ा डिटेल में जाने की बात करें तो ये जो है ये प्रिवेलेंट कहाँ है, ये 3 फेज अंडरग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इट इज prevalent in 3-phase underground neutral system। ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रिवलेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद और इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, तो एक 3 फेज सिस्टम के लाइन से ग्राउंड फॉल्ट में रुक रुक कर पैदा होने वाली आर्क तथा
साथ में उत्पन्न होने वाली ट्रांजिएंट को ही आर्किंग ग्राउंड हम कहते हैं। यह उत्पन्न होने वाले ट्रांजिएंट एक दूसरे को जोड़ते हैं तथा पावर सिस्टम में स्थित उपकरण को खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा इसके इंसुलेशन का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। आर्किंग ग्राउंड को रोकने के लिए न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक थ्री फेस अंडरग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम को हम लोग लेते हैं। देखिए, ये मान के चलो हमारा आर फेस है, ये हमारा वाई फेस है, ये हमारा बी फेस है। ठीक है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है इसको लेते हैं ICR। ठीक है, वाई फेस में जो है उसको हम लोग ले लेते हैं ICY। ठीक, और ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारा थ्री फेस है, थ्री फेस लाइन है। ठीक है, ये हमारा अंडरग्राउंड न्यूट्रल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अंडरग्राउंड न्यूट्रल। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमारा इस सिस्टम में फॉल्ट है, इसमें है हमारा कौन से में, इसमें बी फेज में हमारा क्या है, फॉल्ट है, मतलब फॉल्टी जो करंट है हम लोग का वहाँ है। और ये क्या, हमने इसको मान के चलो कि ये क्या चल रहा है, ग्राउंड में चला जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा चार्जिंग करंट है, देखिए उसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारे कैपेसिटेंसेस हैं C, ये हो जाएगा ICY, क्योंकि ये C और Y के साथ है, और ये है हमारा ICR, इधर मूव हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा इसके साथ जो हमारा करंट है वो IC होके इधर आ जाता है। इसी करंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव करंट। ठीक, ये दिस इज, ये हमारा क्या है, फॉल्ट करंट है IF, इसकी फॉल्ट करंट। और ये हमारा है, ये जो फिनोमिना है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आर्किंग ग्राउंड। देखिए कि किसी भी थ्री लाइन में हर एक फेस में कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इन थ्री फेस लाइन ईच फेस हैज अ कैपेसिटेंस का अर्थ, हर एक लाइन में हर एक फेस में एक कैपेसिटेंस होता है। जैसे ही किसी भी फेस में एक फॉल्ट आता है तो जो कैपेसिटिव फॉल्ट करंट है वो कहाँ चले जाता है, ग्राउंड के अंदर चले जाता है। किसमें चले जाता है, अगर ये फॉल्ट 4 से 5 एम्पियर से ज़्यादा एक्सीड हुआ, क्या हुआ तो ये एक आर्क बनाने के लिए क्या हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है, और इन आयोनाइज्ड पाथ में फॉल्ट के साथ इसके साथ एक पाथ बनाने के लिए ये सफिशिएंट हो जाता है अगर 4 से 5 एम्पियर का हो जाता है, और सिस्टम को क्या कर देता है, और ये जो कैपेसिटिव करंट जो है, ये जो कैपेसिटिव करंट है वो फिर यहाँ पर फ्लो होना चालू हो जाता है, और एक आर्क का ये लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस आर्क के फॉर्मेशन के कारण से जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस जीरो हो जाता है, देयरफॉर द आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। लेकिन जो पोटेंशियल है फॉल्ट करंट का वो फिर से रिस्टोर हो जाता है, जिसके कारण से जो दूसरा आर्क का
बनना होता है और यही प्रक्रिया जो है वो बार बार क्या क्या होती है, रिपीट होती जाती है। तो देखिए इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आर वाई बी तीन फेस हैं, ये आई सी आर, और हम ये बताया कि हर एक जो हमारा फेस है उसमें उसमें हम लोग मानते हैं कि देर इज एन कैपेसिटेंस ऑन अर्थ विथ ईच फेस। ठीक है, जैसे ही हमारा देखिए यहाँ पर बी जो फेस है उसमें फॉल्ट आया, फॉल्ट जो आने से क्या हुआ, जो करंट है वो कहाँ फ्लो करता है, ग्राउंड में फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर ग्राउंड में फ्लो कर रहा है। अगर अगर इसकी वैल्यू 4 से 5 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा, और इस वजह से जो फॉल्ट है वो अपने आप को क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा। जो कैपेसिटिव करंट है जो 4 से 5 एम्पियर से ज़्यादा का है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक आर्क डेवलप करने की कोशिश करेगा और आसपास की जगहों में आयोनाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जो आर्क है, ठीक है, वो कब जीरो हो जाता है, जब आर्क पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो जाता है और जो पोटेंशियल है फॉल्ट करंट का वो रिस्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेकेंड आर्क है वो मुश्किल से नहीं ले पाता, और इसी जो फिनोमिना है उसी को हम लोग पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड गाइस। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है उसको पढ़ेंगे। सो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं कि आर्किंग क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर स्टेशन की। सबसे पहला जनरेटिंग स्टेशन होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, 11 केवी से उसको 132 किलो वोल्ट में चेंज करता है। फिर वो प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए जाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में वो जो अलग अलग लाइंस हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 132 किलो वोल्ट से 133 किलो वोल्ट में जाता है और ये रिसीविंग स्टेशन में वहाँ रिसीव होता है। ये जैसे ही वो 33 किलो वोल्ट का होता है फिर हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन चालू करते हैं, और जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, लार्ज कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पर वो 33 किलो वोल्ट पहुँच जाता है। फिर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 33 से 11 किलो वोल्ट करके हम लोग उसको अपने सब स्टेशन पे लाते हैं। फिर हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया चालू होती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में हम लोग अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है मीडियम रेंज के ऑफिसेस को या बड़े बड़े बिल्डिंग्स को जहाँ 11 किलो वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ ये जाता है, और वहाँ पर से उसके बाद फिर जो बाकी जो हमारा पावर बचे रहता है वो वापस से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा 11 किलो वोल्ट से 400 वोल्ट में बदलते हैं। 400 वोल्ट में बदल के फिर हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में वह पूरी की पूरी तरीके से क्या करता है, 11 केवी वाला जो है वो 400 वोल्ट में परिवर्तित होता है। फिर हमारा वहाँ से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से वो हमारा कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो दिस वाज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द पावर सिस्टम, जो कि हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, सो इसके बाद हमने देखा था इसके एडवांटेजेस कि ये बहुत सरल होता है, इसको एक्सप्लेनेशन बहुत इजी होता है, इसमें हम लोग हर एक पार्ट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं, और इसमें खर्च भी बहुत कम लगता है, और स्किलफुल टेक्टिक्स से हम लोग फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी डिटरमाइन और फॉल्ट एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आर्किंग ग्राउंड क्या होता है। आर्किंग ग्राउंड क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जिसमें कि जो वोल्टेज है फ्लोल्टी फेस का वो फ्लक्चुएट करता है कैपेसिटी चार्जिंग करंट के कारण से, और ये ज़्यादातर प्रेवलेंट होता है कहाँ, थ्री फेस अंडरग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम में, जिसमें हम लोग देखिए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आर वाई बी अगर ये तीन फेसेस हैं और आर और वाई ये अच्छे फेज हैं, और अगर बी फेस में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो अगर, और हम ये मानते हैं कि हर एक जो हमारे क्या बोलते हैं फेसेस हैं सब में एक कैपेसिटर रहता है अर्थ के साथ जो कनेक्टेड रहता है। अब ये जो कैपेसिटर है देखिए, अगर जब फॉल्ट राइज होता है, मान के चलिए अगर बी फेज में मेरा फॉल्ट राइज हुआ है तो अगर इसकी वैल्यू 4 से 5 एम्पियर है तो ये जो चार्जिंग करंट को अपने तरफ आकर्षित करेगा और एक आर्क डेवलप करेगा,
और आर्क डेवलप करने से यहाँ पर आर्किंग ग्राउंड डेवलप हो जाएगा। आर्किंग ग्राउंड होने से एक हमारे को एक चिंगारी सी आएगी और हमारा जो सिस्टम है उसको ख़राब कर सकती है। तो इसी वजह से ये जो आर्किंग ग्राउंड की फिनोमिना है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो दिस इज द आर्किंग ग्राउंड, ठीक है। और फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे और हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण से अंडरग्राउंड न्यूट्रल क्रिएट करते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।